जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आप लोगों को आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? जी, क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। ये एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया था। तो मिला टाइम? जी, अपना ज़रा आंसर रख लें सामने, कोई अगर इश्यूज़ हैं मैं ज़रा डिस्कस कर लूँ। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट होनी थी। तो ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी और रेट, ठीक है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सॉल्व हो गई है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड काइंडली बता दें ज़रा, फिर वरना आगे चलें, अगर कोई इश्यूज़ हैं। इससे मेरा ख्याल है सारी फिगर्स अवेलेबल थी। जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वर्किंग में कोई इश्यू प्लीज़? बन गई स्टेटमेंट? प्लीज़, ठीक है? देन ज़रा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की ज़रा वर्किंग करवा दें या देख लें। FIFO से वर्किंग करनी थी, थोड़ी-सी लिख लेना चाहिए था। ये क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग लिख रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी थी 1350 और उसकी वैल्यू आ गई 2214 में। जी, उसके बाद मेरा मैंने आपको ये जिससे हमने एनकैल में किया था, प्रोड्यूस यूनिट्स हैं 5200। प्रोड्यूस यूनिट्स की अब कॉस्ट आ गई है 9048। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में नीचे आपको क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स दिए हैं, मैं आपको देखता था। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स दिए हुए हैं 1500। तो यहाँ से सबसे पहले फाइंड आउट हो जाएगा कि 5050 यूनिट सोल्ड है। इस वर्किंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि फाइफो मेथड में ये डिसीजन लेना होता है कि ये जो सोल्ड यूनिट्स हैं कहाँ से सेल हुए हैं, ताकि पता चल सके कि स्टॉक कहाँ से बचा है। तो सबसे पहले इसका मतलब ओपनिंग वाले सेल हुए होंगे 1350। फिर इसमें डिफरेंस लें 5050 माइनस 1350, ये मेरा ख्याल है बनेंगे 3700। ठीक है, 5050 माइनस पहले ओपनिंग वाले और उसके अलावा फिर 3700 जो सेल हुए हैं वो फिर प्रोडक्शन में से सेल होंगे। इट मीन्स वंस अगेन ये जो 1500 यूनिट्स हैं स्टॉक के, ये फिर प्रोडक्शन में से बचे होंगे। तो मीन्स टू से फिर हम वर्किंग कैसे करना है? 9048 डिवाइडेड बाय 5200 और मल्टीप्लाइड बाय 1500 यूनिट्स, अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल है 2610। ठीक है प्लीज़। जब भी कभी कोई आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ज़रूरी नहीं कि आंसर में एग्जैक्टली वैसे ही वर्किंग लिखी हो जैसे हमने क्लास में डिस्कस की है। तो वर्किंग आप खुद करें अपनी, जिस तरीके से आपने क्लास में समझाओ, बाद में सिर्फ फाइनली आपने आंसर मैच करना होता है। अब यहाँ ज़रा थोड़ी-सी शॉर्ट वर्किंग हुई हुई थी, इसलिए शायद फिर आपको उस तरह से क्लियर नहीं हुआ है। तो जिस तरह से क्लास में हम वर्किंग्स वगैरह डिस्कस करते हैं, तो हमेशा काइंडली वर्किंग आप अपनी करें। बाद में ठीक है वो आंसर के साथ मैच करें। आंसर इसलिए होता है ताकि फाइनली अब पता चल जाए कि कोई आपकी मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है जी प्लीज़, कोई और इश्यू तो नहीं है अब इसमें? बाकी हो गया फाइनल? फाइनली ज़रा अगर रिस्पॉन्स आ जाए, एनी कन्फ्यूजन? चलें फिर एक नया पेज निकालें। ये हमने पिछले 2 दिनों में ज़रा कोशिश की है कि मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में
ज़रा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझ लें, कुछ FIFO वेटेड एवरेज ज़रा रिवाइज हो जाए। अब बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी कुछ और बेसिक साइड डिस्कस करते हैं। तो रजिस्टर का ज़रा एक नया पेज होता तो अच्छा। हेडिंग लिखना ज़रा कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ये प्रॉब्लम कर रही है स्क्रीन ये बार बार ये वाली। नहीं इधर ये वाला मसला। पर ये बेटा एक सेकंड। चल फिलहाल तो अब ठीक हुआ है, लेकिन बार बार लाइट, हाँ चलो फिलहाल ठीक है, मेरे ख्याल ये लूज था शायद। ये हेडिंग लिखेगी काइंडली कॉस्ट क्लासिफिकेशन। अब कॉस्ट क्लासिफिकेशन की बेटा इस हेडिंग का मेरा मीनिंग क्या है, इसको जरा समझने से जस्ट एक मिनट पहले आप जरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट ध्यान में लाएं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है तो तीन मेन चीजें होती हैं। बाकी यकीनन उसका एक फॉर्मेट है, मैं जरा आगे समराइज फॉर्म में लिखूं तो सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है। डेफिनेटली इसकी कैलकुलेशन होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर मेन डायरेक्ट लेबर है। डेफिनेटली फिर अगर फॉर्मेट पूरा बना रहे हो तो इनको दोनों को प्लस करके हम प्राइम कॉस्ट भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन प्राइम कॉस्ट कोई अलग से कॉस्ट का नाम नहीं है, तो सिंपली इन दोनों फिगर्स को ऐड करके आता है। तो समराइज फॉर्म में देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। डेफिनेटली फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स की अपनी डिटेल है, लेकिन अगर शॉर्ट वर्ड्स में याद रखना हो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मींस मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिजनेस की बन जाती है। डेफिनेटली अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो, ऊपर फॉर्मेट बनाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। मैं जस्ट आपके सामने अगर समराइज वे में कभी आपसे पूछूं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर एंड प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। यकीनन प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर, वो सारी बात अपनी जगह है। लेकिन देयर आर फाइनली थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो मेरी इस बात में कंफ्यूजन तो नहीं, अगर इसे समराइज फॉर्म में अगर आपके सामने लिख दूं। बाकी डेफिनेटली अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालनी है तो उसमें फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड भी होना है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस भी होना है, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करने के लिए। अदरवाइज बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज सम ऑफ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। एनी कंफ्यूजन क्लियर हो गया? जी, अब मैंने ऊपर लिखा है, एक हेडिंग बनाई है मैंने, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ये जो बिजनेस की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, इसमें कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं, अभी अब नेक्स्ट अब अभी लिखना रहना, जस्ट थोड़ी सी मेरी बात से सुन लें। बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, कुछ फिक्स कॉस्ट होती हैं, और फिर सम टाइम कुछ मिक्स्ड कॉस्ट हो सकती हैं। मिक्स कॉस्ट का मतलब एक ऐसी कॉस्ट जिसका कुछ पोर्शन फिक्स है और कुछ पोर्शन वेरिएबल भी है। तो सम टाइम कुछ कॉस्ट प्योरली वेरिएबल हो सकती हैं, कुछ प्योरली फिक्स हो सकती हैं, और कुछ कॉस्ट मिक्स भी या सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स भी हो सकती हैं। तो तीन तरह से बिजनेस की कॉस्ट को सेग्रीगेट करके डिस्कस किया जा सकता है। तो मैं पहले वेरिएबल, फिर फिक्स और फिर देन सेमी फिक्स वगैरह जो मैंने वर्ड अभी बोला आपके सामने, वो डिस्कस करूंगा। तो यहाँ तक जरा मेरे साथ अगर इकट्ठे हो जाए, फिर मैं सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, होपफुली ये वर्ड्स कभी आपने सुने होंगे, तो इसको जरा थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन करना, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली फर्दर हम क्लियर हो जाएं। तो यहाँ तक अगर आप लिख के इकट्ठे हो जाएं तो मुझे बता दें, बाकी फिर मैं वेरिएबल कॉस्ट से डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, उसके बाद फिर फिक्स की बात करते हैं। ठीक है।
ये मेरा ख्याल है सबने मुझे रिस्पॉन्ड किया, लिख लिया होगा। तो अब 1 मिनट ज़रा रुक जाएँ, पहले ज़रा वेरिएबल की बात कर लें ज़रा। पहले सुन लीजिएगा थोड़ा-सा। वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम डिफाइन करना चाहें, डेफिनिटली बहुत ज़्यादा टेक्निकल डेफिनिशंस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट मीन्स अ कॉस्ट व्हिच वेरीज विद एक्टिविटी लेवल। अगर एक कॉस्ट वेरी का मतलब चेंजेस विद एक्टिविटी लेवल फिलहाल, मैं डेफिनेटली और भी इसमें एग्जांपल्स हो सकती हैं, फिलहाल यूनिट्स की सपोज हम बात कर रहे हैं। अगर एक कॉस्ट यूनिट्स के चेंज होने से चेंज हो रही है, अ कॉस्ट विच वेरीज, बल्कि एक और वर्ड अगर बीच में लगा लिया, डायरेक्टली विद एक्टिविटी लेवल। अगर एक कॉस्ट एक्टिविटी लेवल मीन्स यूनिट्स के इंक्रीज होने से बढ़ रही है और यूनिट्स के डिक्रीज होने से कम हो रही है, तो ऐसी कॉस्ट कहलाएगी वेरिएबल कॉस्ट। अ कॉस्ट विद चेंजेस वेरीज डायरेक्टली मीन्स कॉस्ट, अगर एक्टिविटी लेवल में इंक्रीज है तो कॉस्ट में भी इंक्रीज है, और वाइस वर्सा। अगर एक्टिविटी लेवल मीन्स यूनिट्स में अगर डिक्रीज है तो कॉस्ट में भी अगर डिक्रीज आ रहा है तो ऐसी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होगी। इससे पहले कि आप लिखें ज़रा थोड़ा सा समझ लें, मैं शायद एक आध सेंटेंस अभी और लिखूंगा। अब इस सेंटेंस को अगर जहन में रखा जाए और रॉ मटेरियल के हवाले से सोचा जाए, तो आपका क्या जहन कहता है? क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है ये बिजनेस में कोई वेरिएबल कॉस्ट है, बिजनेस की वेरिएबल कॉस्ट है? क्या अगर आप ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर यूनिट्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे या कम प्रोड्यूस करेंगे तो क्या अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगी? फॉर एग्जांपल, अगर एक शर्ट को बनाने में 3 मीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड है तो फिर टोटल 3 मीटर्स लगेंगे। लेकिन अगर 2 शर्ट्स बनाएंगे उसी साइज़ की, उसी स्पेसिफिकेशन की, तो फिर 6 मीटर्स क्लॉथ लग जाएगा। अगर 100 शर्ट्स बनाएंगे तो 300 मीटर्स लगेगा, 1000 शर्ट्स बनाएंगे 3000। तो जैसे 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 हम उसी एग्जांपल को मैं ले रहा हूँ जो मैंने कल एक क्लॉथ और शर्ट्स वाली ली थी, तो जैसे जैसे शर्ट्स मीन्स शर्ट्स की क्वांटिटी में इंक्रीज आएगा, उसी के हिसाब से फिर क्लॉथ मीन्स रॉ मटेरियल की एक क्वांटिटी में भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज आएगा। कुछ बात मेरी समझ आ रही है? जस्ट अ मिनट, लिखने की भी जल्दी ना करें, मैंने जो भी बोला थोड़ा सा हम इसे फर्दर एक्सप्लेन कर लें। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम a shirt requires, जिस स्पेसिफिकेशन की हम शर्ट की बात कर रहे हैं, requires suppose 3 meters of cloth। तो अगर एक शर्ट है, 1 शर्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 meters पर शर्ट, तो इज इक्वल टू टोटल कितने मीटर्स हो जाएंगे? टोटल क्लॉथ के मीटर्स 3 मीटर्स ही होंगे। ठीक है, 2 शर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा 3 मीटर्स पर शर्ट समझ सेम रहेगा अगर हम किसी स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन की शर्ट की बात कर रहे हैं। इसका आंसर ज़रा दें, 3 मीटर्स पर शर्ट। प्लीज़ प्लीज़। अब डेफिनेटली डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस की भी हो सकती है, लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक शर्ट की बात कर रहे हैं तो 3 मीटर्स पर शर्ट सही रहेगा, लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 मीटर्स हो जाएंगे। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं 100 शर्ट्स की बात कर दूं, 100 शर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर्स पर शर्ट एज इट इज़, और टोटल हो जाएगा 100 इंटू 3, 100 इंटू 3, 300 मीटर्स। बात फॉलो कर रहे हैं प्लीज़? इसी तरह लेट्स अज्यूम अगर 500 शर्ट्स हैं तो 500 शर्ट्स इंटू 3 मीटर्स, तो 5 इंटू 3 1500 मीटर्स हो जाएंगे, एंड सो ऑन। हो क्या रहा है, गौर से मेरे वर्ड सुने। जैसे जैसे शर्ट्स के यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे जैसे शर्ट्स इंक्रीज हो रही हैं, वैसे वैसे रॉ मटेरियल में भी इंक्रीज आ रहा है।
और अगर मैं वाइस वर्सा सोचना शुरू कर दूँ, शर्ट्स में अगर डिक्रीज आएगा तो अकॉर्डिंगली मटेरियल में भी डिक्रीज आ रहा है। तो रॉ मटेरियल consumed in the factory is an example of a variable cost because it varies with the activity level. Activity level means number of units की फिलहाल हम बहस कर रहे हैं, एंड सो ऑन। लेकिन एक छोटी सी बात मैं ज़रा और कर दूं, फिर उसके बाद फिर आप ज़रूर लिखिएगा। एक तो चीज़ हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि शेड्स के इंक्रीज होने से, जैसे 1 से 500 तक आ रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो 7 टोटल मीटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट का जो टोटल होता है, वेरिएबल कॉस्ट का जो टोटल है वो तो एक्टिविटी लेवल के साथ डायरेक्टली वेरी करता है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट होता है, पर शर्ट होता है, ये फिर कांस्टेंट रहता है, ये एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं होता है। तो फाइनली दो सेंटेंसेस या इस तरह अगर हम कंक्लूड करें तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें लिखनी चाहिए। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट? नंबर वन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्टली वेरीज विद एक्टिविटी लेवल। Total variable cost directly varies with activity level. However, per unit variable cost remains constant. Per unit variable cost remains constant कह लें, unchanged कह लें। Per unit variable cost remains constant irrespective of activity level. जी, अब पहले यहाँ तक बता दीजिएगा जितनी मैंने बात आपके सामने की है, उसमें कोई कन्फ्यूजन, मेरी एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम। उसके बाद फिर आप मैं रुकने लगा हूँ, फिर आप जरूर लिखिएगा। बात समझ आ गई है? बाकी डेफिनेटली मैंने भी सिर्फ रॉ मटेरियल की बात की है, हम लेबर की भी बात करते हैं, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी जाते हैं, और थोड़ा सा ज़रा कॉन्सेप्टली ज़रा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन अब बिजनेस की वेरिएबल कॉस्ट हैं और कौन सी नहीं है, और फिर अगर वो वेरिएबल नहीं तो वो कौन सी हैं, तो बात मैं भी करता हूँ। अब आप लोग यहाँ तक काइंडली नोट कर लें, किसी की कोई कन्फ्यूजन है तो मीनवाइल वो भी एड्रेस कर लेते हैं। अब मैं वेट कर रहा हूँ, आप जरा नोट करके फिर मुझे बता दें। वो फिर अभी हम बात करते हैं। नहीं, मैं खुद कर देता हूँ पहले बात, अभी एक मिनट है मेरे जहन में। जी, काइंडली नोट कर लेंगे तो बताइए।
ये काइंडली जो लोग लिखते जाएं ज़रा बता दीजिएगा। जी आप बेटा कोई लिख तो नहीं रहा प्लीज़। चलें बेटा फिर आगे सुना। रॉ मटेरियल से ज़रा लेबर की तरफ आए, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के एंगल से अब थोड़ा सा डिसाइड करना है कि क्या ये भी वेरिएबल कॉस्ट है या नहीं। तो इसकी थोड़ी सी डिस्कशन पहले मुझसे सुन लें, उसके बाद फिर आपसे मैं एक दो क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर तो बेटा ये डायरेक्ट लेबर डेफिनेटली मीन्स होता है वो एम्प्लॉयज़ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी को जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी को हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कह रहे होते हैं। तो अगर तो ये एम्प्लॉयज़ हमने पर मंथ सैलरी पर रखे हुए हैं, मंथली बेसिस पे हम सैलरी दे रहे हैं, लेट्स अज्यूम एक एम्प्लॉय को हम 50,000 रुपीज़ दे रहे हैं। तो अब वो इसी एग्जांपल को अगर मैं कंटिन्यू करूं, उस महीने में शर्ट्स कम बनाए ना बनाए, प्रोडक्शन नहीं हो रही, प्रोडक्शन ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, ज़्यादा यूनिट्स बना ले या ज़्यादा शर्ट्स बना ले, तो उसकी अमाउंट तो 50,000 अगर पर मंथ है, फिर तो उसने वेरी नहीं करना है। तो फिर तो वो कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, फिर तो वो फिक्स्ड होगी। तो अभी मैंने डिफाइन तो नहीं उसे किया, डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन फिर वो एक्टिविटी के साथ चेंज ही नहीं हो रही। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम एम्प्लॉयज़ को जो पैसे दे रहे हैं वो पर शर्ट दे रहे हैं, लेट्स सी हमारा एग्रीमेंट ये है कि हम हर शर्ट की स्टिचिंग के अगेंस्ट सपोज 500 रुपीज़ पे करेंगे। वन शर्ट हैज़ अ लेबर कॉस्ट ऑफ सपोज 500। तो अब जो एम्प्लॉय ज़्यादा शर्ट्स बनाएगा उसको अकॉर्डिंगली 500 मल्टीप्लाइड बाय, जिसने 10 बनाए हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 10, 5,000 रुपये मिलेंगे। कोई अगर नहीं बनाएगा तो फिर उसको डेफिनेटली पेमेंट नहीं होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल ये हमारी जो सैलरी है वो आवर्स के साथ लिंक्ड है कि जितने आवर्स काम करेगा उस हिसाब से पैसे मिलेंगे, या यूनिट्स के साथ लिंक्ड है कि जितने यूनिट्स बनाएगा उतने पैसे मिलेंगे, फिर तो डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट ही होगी। लेकिन अगर ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें हम पैसे दे रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कि एक्टिविटी कितनी हो रही है, तो उस केस में फिर ये फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। तो डायरेक्ट लेबर में यकीनन फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना मिले, अगर हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना मिले, तो बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्रीज़ में ये जो प्रोडक्शन के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये नॉर्मली इनकी सैलरी वेरिएबल ही होती है, विच मीन्स इन्हें पर आवर या पर यूनिट के हिसाब से ही पेमेंट हो रही होती है। ऑफ कोर्स ये कोई 100% एक्यूरेट एजम्पशन हर केस में नहीं होगी। अगर हमें पता चल जाए तो फिर परमानेंट एम्प्लॉयज़ होने की वजह से डायरेक्ट लेबर फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना मिले तो नॉर्मली डायरेक्ट लेबर को वेरिएबल ही कंसिडर किया जाता है। बहरहाल ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो सैलरी फिर वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी, फिर फिक्स होगी। और अगर हम पर यूनिट या पर आवर की बेस पे पेमेंट कर रहे हैं तो फिर ये डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल में आ सकती है। ये बात कुछ समझ आ गई है यहाँ तक आपको? एनी कन्फ्यूजन? देन थोड़ा सा और आगे चलें, फिर मैं ये डेफिनेटली जो मैं बातें कर रहा हूँ फिक्स को भी डिफाइन कर लेते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी लिख लेते हैं, उसके एग्जांपल्स के हवाले से भी सोच लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा ज़रा फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर भी आ जाए ज़रा। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जस्ट हम दो तीन ज़रा अपने जहन में दोबारा रिफ्रेश कर लें। इसमें डेप्रिसिएशन हो सकती है, इसमें एसेट्स की इंश्योरेंस हो सकती है, एसेट्स की डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस, इसमें इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, रिपेयर मेंटेनेंस हो सकती है, इसमें फ्यूल चार्जेस हो सकते हैं जनरेटर वगैरह के, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब ये दो तीन चार पांच जो चीज़ें मैंने बोली हैं, ज़रा इन्हीं के हवाले से हम ज़रा फैसला कर लें। लेट्स चले हम स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल से। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो यूनिट्स के साथ वेरी कर रहा होता है कि जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, डेफिनेटली प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो रही है, फैक्ट्री ज़्यादा चल रही है, तो फिर यूनिट्स ज़्यादा कंज्यूम होंगे, अकॉर्डिंगली बिल भी ज़्यादा आ जाएगा। और अगर प्रोडक्शन कम है, यूनिट्स कम इस्तेमाल हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो अकॉर्डिंगली बिल कम भी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर किसी को आइडिया अगर हो तो बेस्ट है, ना भी हो तो मैं आइडिया दे रहा हूँ
ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है इसमें कुछ पोर्शन ऑफ जो होता है बिल का, वो एक मीटर चार्जेस वगैरह भी होते हैं। तो जो मीटर चार्जेस हैं वो तो एज इट इज़ कांस्टेंट ही रहते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं, उसके अलावा फिर जो यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे होते हैं उसके हिसाब से ये बिल बन रहा होता है। तो यूनिट्स कम ज़्यादा होने से जो यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो तो वेरी कर रही होती है, लेकिन वो मीटर रेंट कांस्टेंट होता है। इट मीन्स जनरली स्पीकिंग ओवरऑल पोर्शन तो शायद इलेक्ट्रिसिटी बिल का वेरिएबल ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वो मीटर रेंट कांस्टेंट होने की वजह से ओवरऑल अगर हम बिल को देखें तो वो 100% ना तो वेरिएबल है, ना ही उसे 100% फिक्स कहा जा सकता है। तो वो फिक्स्ड और वेरिएबल का एक कम्बिनेशन है, देयरफॉर उसे सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स या उसे मिक्स कॉस्ट बोलना ज़्यादा बेहतर रहता है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो मेजर पोर्शन है डेफिनेटली वो वेरिएबल ही है, लेकिन वो प्योर वेरिएबल नहीं है। उसमें कुछ फिक्स एलिमेंट होने की वजह से वो ओवरऑल अगर बिल को देखा जाए तो वो फिर सेमी वेरिएबल मीन्स कुछ हिस्सा वेरिएबल, पार्टली वेरिएबल पार्टली फिक्स अगर हो तो उसे सेमी वेरिएबल भी बोला जाता है, सेमी फिक्स भी बोला जाता है, और उसे फिर मिक्स कॉस्ट भी बोल दिया जाता है। बात समझ आ रही है कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल के हवाले से? अब जरा थोड़ा सा चलें जनरेटर जहन में लाएं। जनरेटर का फ्यूल, जनरेटर का फ्यूल जो है, अगर आप फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फैक्ट्री चला रहे हैं, जनरेटर है, उसे रन करने के लिए फ्यूल चाहिए। जितनी देर ज़्यादा फ्यूल ज़्यादा ज़्यादा सॉरी जनरेटर चलेगा अकॉर्डिंगली फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा होगी, नहीं चलेगा कम हो जाएगी। तो फ्यूल कॉस्ट को आप कह सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट है। उसके बाद आ जाए रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस की अगर बात करें तो वो डेफिनेटली अगर मशीन ज़्यादा चलेगी, ज़्यादा वेयर एंड टेयर भी होगी, ज़्यादा बार बार हमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, नहीं मशीन ज़्यादा चलेगी तो अकॉर्डिंगली रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कम हो सकती है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी जनरली स्पीकिंग हम कह सकते हैं वेरिएबल ही की शायद एग्जांपल है। देन आ जाए ज़रा डेप्रीसिएशन की तरफ। अब डेप्रीसिएशन के मेथड्स पे अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो शायद उससे हमें बात समझने में आसानी रहेगी। अगर तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिर तो एक्टिविटी लेवल के साथ उसका कोई भी लिंक नहीं है और देयर फॉर डेप्रिसिएशन फिर फिक्स्ड ही रहेगी। लेकिन अगर मेथड्स को मशीन आर हैं या सम ऑफ डिजिट्स वगैरह हैं तो देन फिर अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन वेरी भी कर सकती है। बहरहाल अगर हमें इंफॉर्मेशन ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं, इसलिए जनरली स्पीकिंग अनलेस हमें किसी मेथड का पता हो, डेप्रिसिएशन एक फ़िक्स कॉस्ट के तौर पे ही ट्रीट हो रही होती है। इसी तरह अगर हम इंश्योरेंस वगैरह पे आ जाएं तो इंश्योरेंस का भी नॉर्मली ताल्लुक एक्टिविटी लेवल से नहीं होता है, ये भी पर एनम प्रीमियम सॉर्ट ऑफ होता है, जो एक्टिविटी लेवल के कम या ज़्यादा होने से चेंज नहीं होता है। तो ये जो फैक्ट्री के एसेट्स की जो इंश्योरेंस है ये भी जनरली स्पीकिंग फिक्स कॉस्ट में ही शायद आ जाएगी। बाकी जो अगर इनडायरेक्ट लेबर है, जो अदरवाइज एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, वो उसी तरह अगर परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो फिर फिक्स कॉस्ट है, और अगर उनका ताल्लुक जो है वो प्रोडक्शन के यूनिट्स के साथ वैसे जनरली होता नहीं है, डायरेक्ट वो तो डायरेक्ट लेबर है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होती है, तो जनरली स्पीकिंग शायद इनडायरेक्ट लेबर एक फ़िक्स कॉस्ट के तौर पे ही आएगी। इन अदर वर्ड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स में कुछ चीज़ें फ़िक्स भी हो सकती हैं, कुछ वेरिएबल भी हो सकती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से जो मैंने बात की है इलेक्ट्रिसिटी बिल के हवाले से, उसमें कुछ सेमी वेरिएबल, उसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो बिज़नेस के होते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, वो वेरिएबल और फिक्स का कम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ होते हैं। देयरफॉर ना वो 100% वेरिएबल हैं, ना ही 100% फिक्स हैं। तो ओवरऑल फैक्ट्री ओवरहेड्स को अगर देखा जाए तो फिर वो सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड की ही कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, कुछ समझ आ गया प्लीज़? बाकी डेफिनेटली इसमें और भी बहुत सारी डेप्थ्स हैं, और भी बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं। वो अभी आज मेरा मकसद आपको थोड़ा आइडिया देना है, बाकी जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो और भी एग्जांपल्स बीच में ऐड अप करते जाएंगे। बात क्लियर होगी यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन? चलें इस तरह करें, अब ये जो मैंने बातें की हैं आपके सामने, मैंने लिखा भी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही है, तो आए ज़रा फिक्स कॉस्ट भी थोड़ी सी डिफाइन कर लें। बल्कि सॉरी, फिक्स कॉस्ट लिखने से पहले ज़रा कुछ एग्जांपल्स अगर हम वेरिएबल कॉस्ट के एंगल से लिख लें, तो एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, ये उसी वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग में ही लिख रहा हूँ मैं। डायरेक्ट मटेरियल, नॉर्मली स्पीकिंग डायरेक्ट लेबर भी, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट परमानेंट एम्प्लॉयज़, एंड आप कह लें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर,
फैक्ट्री ओवरहेड्स में से एक एग्जांपल एंड फ्यूल चार्जेस एक्सेट्रा, डेफिनेटली रिपेयर मेंटेनेंस भी आ सकता है। जस्ट एक दो तीन एग्जांपल्स जरा जहन में रख लीजिए अगर। देन ये लिखने के बाद फिर आप फिक्स कॉस्ट की तरफ आ जाएं। इसको मैं स्ट्रेट वे 2 पॉइंट्स में ही लिख देता हूँ। नंबर 1, बल्कि अगर थोड़ा सा सुन लें फिर मैं रुक जाऊंगा। पहले तो फिक्स कॉस्ट को चलें जनरली डिफाइन कर लें, जिस तरह ऊपर वेरिएबल कॉस्ट को डिफाइन किया था, फिर पॉइंट्स बना लेते हैं। अ कॉस्ट which do not vary with activity level. A cost which do not vary with activity level. For example, जी फैक्ट्री का रेंट भी एक अच्छी एग्जांपल। फैक्ट्री का रेंट नॉर्मली इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता कि आप कितने यूनिट्स बना रहे हैं, और पर मंथ, पर एनम, पर वीक इस तरह से नॉर्मली पे हो रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल रेंट, डेप्रिसिएशन बाय डिफ़ॉल्ट अनलेस हमें मेथड पता चल जाए, सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज, लेकिन लेट मी कंप्लीट प्लीज। अब इसको अगर करेक्टरिस्टिक्स के एंगल से देखा जाए तो इसमें भी 2 पॉइंट्स बन जाएंगे। एक्सेट्रा। टोटल फिक्स कॉस्ट, remains constant irrespective of activity level. लेकिन जरा एक सेंटेंस और ज़रा सुन लें, उसके एग्जांपल भी मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आप काइंडली मैं रुक जाऊँगा, प्लीज़ लिखिएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल। लेकिन जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट होती है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, इसको मैं लिखने से पहले ज़रा एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ज़रा। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट का मीनिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए सपोज अगर 2021 में, लेट्स अज्यूम 2021 के ईयर में 1 लाख रुपया रेंट है, ये मैं रेंट अज्यूम कर रहा हूँ एज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट। 1 लाख रेंट है और आपने 1000 यूनिट्स बनाए हैं। ज़रा कैलकुलेटर पकड़ा। सपोज 1 लाख रेंट है और 1000 जो बेस में मैंने यूज़ किया ये यूनिट्स हैं, तो इसका आंसर आएगा 100 पर यूनिट। प्लीज़ ठीक है, प्लीज़ ठीक है जी। सपोज अगर 2022 है तो रेंट का जो टोटल है वो एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं होना, तो 1 लाख रेंट एज इट इज़ आया टोटल। लेकिन अगर यूनिट्स फॉर एग्जांपल 200 बने, 2000 बने, सॉरी चलें, मैं ज़रा एक्टिविटी लेवल बढ़ा रहा हूँ 1000 से 2000 कर रहा हूँ, तो अब यही आंसर आपका 50 पर यूनिट आएगा। चेक कर रहे हैं प्लीज़, को चेक कर रहा है। एक और अगर फॉर एग्जांपल 2023 में सपोज अब रेंट का जो टोटल है वो एक्टिविटी लेवल के कम ज़्यादा होने से चेंज नहीं होना, टोटल टोटल डिवाइडेड बाय, अगर सपोज मैं 500 चले यूनिट्स करूँ, कम कर लेता हूँ, तो अब ज़रा सॉल्व करें। मेरा ख्याल है कि शायद 200 बन जाएगा। ये चेक करते रहिएगा प्लीज़, ज़रा सॉल्व करना।
अब ये हो क्या रहा है, कंसंट्रेट जरा प्लीज। अगर एक्टिविटी लेवल 1000 है तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट 100 आ रही है। अगर मैंने एक्टिविटी लेवल बढ़ाया है तो एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो गई है, 50 हो गई है। और एक्टिविटी लेवल के कम होने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है। तो फिक्स कॉस्ट का टोटल तो चेंज नहीं होता, लेकिन इसका जो पर यूनिट है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, इसका एक्टिविटी लेवल के साथ एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मीनिंग प्लीज रिवाइज सबको। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। तो एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है और पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है। वाइस वर्सा, एक्टिविटी लेवल अगर कम हो रहा है और पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रही है, तो इसका मतलब हुआ कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वेरीज इनवर्सली विद एक्टिविटी लेवल। जी, यहाँ मैं ज़रा चाहूँगा कि यहाँ तक जितनी मैंने बात की है, ये ज़रा मुझे अगर बता दिया जाए, बात सही इतना समझ आ गई, बाकी फिर मैं रुकने लगा हूँ। ये आप ऊपर वाली एग्जांपल भी अगर नहीं लिखी थी वेरिएबल कॉस्ट वाली, वो भी लिख लीजिएगा, और आगे फिक्स कॉस्ट भी लिख लें। एनी कन्फ्यूजन, एनी कन्फ्यूजन? चलें नोट करें प्रॉपर। ये है, ये मेरा ख्याल है इसकी चार्जिंग नहीं हो रही। जैसे कैंसिल करूँ पहले, एक मिनट आइएगा। जैसे कैंसिल करूँ पहले, ये खुद ही खुल गया, मैंने तो उसे प्रेस किया। इसे प्रेस किया नहीं, सॉरी, ये तो शेयर है। ठीक है। जी, जो लोग लिखते रहेंगे जरा बताते रहिएगा। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन किसी की काइंडली? एनी कन्फ्यूजन प्लीज? चलें फिर आगे। एनीबडी राइटिंग, अगर कोई लिख रहा है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। बस ठीक है, जज़ाकल्लाह जिन्होंने लिख लिया, लेकिन जो लोग अगर कोई रह गया तो वो काइंडली बता दें। चलें बेटा, दो बातें हो गई। वेरिएबल कॉस्ट बात कर ली हमने, फिक्स कॉस्ट को डिस्कस कर लिया। आ जाए नंबर 3, सेमी वेरिएबल।
या सेमी फिक्स्ड या मिक्स कॉस्ट? मिक्स इन अ सेंस कुछ पोर्शन फिक्स कुछ वेरिएबल। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन, अ कॉस्ट which is partly fixed and partly variable. Partly doesn't means 50-50%, partly कुछ हिस्सा फिक्स कुछ वेरिएबल, उसकी परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, हाफ हाफ जरूरी नहीं है, कुछ हिस्सा फिक्स कुछ हिस्सा वेरिएबल। The cost which is partly fixed and partly variable is called as semi variable, semi fixed या mixed cost। लिख लें जरा ये। जी ठीक है, प्लीज नोट कर लिए। ये अब आ जाए जरा जो ऊपर स्टार्ट में आपने लिखा था सबसे ऊपर कॉस्ट क्लासिफिकेशन की हेडिंग में। अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको आप उसका ज़रा आंसर दे दें, फिर मैं नीचे ज़रा ये सेमी वेरिएबल वगैरह भी कंप्लीट कर देता हूँ, उसकी भी एक एग्जांपल के तौर पे। आपने ये बताना है अब सब कुछ डिस्कस करने के बाद यहाँ तक कि ये जो बिज़नेस की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये फिक्स्ड है, ये फिक्स होगी, ये वेरिएबल होगी या सेमी वेरिएबल होगी। फिक्स के लिए एफ लिख दें अगर आपका ख्याल है, वेरिएबल के लिए वी लिख दें, और सेमी वेरिएबल अगर आप समझते हैं तो एस लिख दें। पूरा चाहे टाइप ना करें, उसके लिए मुश्किल है आपको। जी प्लीज़ 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 सब लोग अपने ज़रा आंसर बता दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए। प्लीज़ 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 पूरा पूरा टाइप चाहे ना करें, वो आपके लिए मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ प्लीज़ रिस्पॉन्ड ज़रूर करें। प्लीज़ 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 क्वेश्चन रिपीट कर, जाने दें यार, खुदा का नाम ने क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन मैंने किया क्या जो रिपीट कर दूँ? बिजनेस की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100% वेरिएबल है, 100% वेरिएबल होगी, 100% फिक्स होगी या सेमी वेरिएबल होगी? जी मिस्टर अमीर हमजा। जी बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेजोरिटी का आंसर ठीक है। बस एक मुझे बीच में वेरिएबल नज़र आया और अमीर हमजा साहब फिक्स का ही जा रहे हैं। जी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, जी है, ये तो वेरिएबल है। डायरेक्ट लेबर है, जी ये भी है, ये भी नॉर्मली वेरिएबल ही है। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर अगर हम जाएं तो इसमें कुछ वेरिएबल भी हैं कुछ फिक्स भी हैं, तो इन सब को प्लस करके फाइनल आंसर आया। तो ये फाइनल आंसर है, ना ये 100% वेरिएबल है, ना ये 100% फिक्स है, ये सेमी वेरिएबल होगा। इसका कुछ हिस्सा मटेरियल और लेबर वाला वेरिएबल है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी कुछ वेरिएबल है उसमें, लेकिन रेंट डिप्रिसिएशन और फिक्स भी है, फिर उसमें कुछ सेमी वेरिएबल चीज़ें भी हैं। तो ओवरऑल अगर हम सोचें तो बिजनेस की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है ना ही 100% वेरिएबल होती है, ना ही 100% फिक्स होती है, बल्कि ये कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और फिक्स होने की वजह से सेमी वेरिएबल कहलाती है। ठीक है जी, प्लीज़ जिन लोगों का वेरिएबल या फिक्स था आप क्लियर हो गए हैं सारे, बाकी मेजोरिटी ने तो खैर सेमी वेरिएबल ही कहा था। उमर ने 57% सेमी वेरिएबल निकाल दिया है, ये अल्लाह रहम करे, ये परसेंटेज कैसे उमर ने निकाली है। तो नीचे सेमी वेरिएबल पे आके ज़रा एक फाइनली एक नीचे एक कंक्लूजन सॉर्ट ऑफ हेडिंग लिखना ज़रा। हमारी इस सारी बहस का मकसद इस कंक्लूजन तक पहुंचना था कि बिजनेस की जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है इट इज़ नाइदर 100% वेरिएबल nor 100% fixed, but it is a combination of variable and fixed, therefore it is semi variable cost। तो आ जाए जरा एक सेंटेंस लिख भी लेते हैं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस total manufacturing cost of the business is neither 100% variable
nor 100% fixed. Instead, it is a combination of variable and fixed. Therefore, it is a combination of variable and fixed cost. Therefore, it is semi-variable cost. जी फाइनली मुझे एक लास्ट लिखने के बाद रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। मेरी सारी कंक्लूजन अब आपको इस सारी डिस्कशन के बाद क्लियर हो गई है, एटलीस्ट कोई यस नो में अगर फाइनल आंसर हो जाए। जी उमर जज़ाकल्लाह यार, जी सॉरी अमीर हमजा। जी फाइनली आपसे एक रिस्पॉन्स मिस्टर फराज चाह रहा हूँ कि आज की यहाँ तक की डिस्कशन में कोई इशू तो नहीं है? जी चलें फिर आगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे जहाँ भी हैं। जी वेरिएबल कॉस्ट कोई भी हो, उसका वेरिएबल कॉस्ट होती वो है जिसका एक्टिविटी लेवल के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, विच मीन्स अगर एक्टिविटी बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल भी बढ़ेगा। ये वो तो ट्रेंड्स वही हैं, वो सारे हैं जो जो भी हैं। एक्टिविटी के इंक्रीज़ होने से जो कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है वो वेरिएबल है। एक्टिविटी के डिक्रीज़ होने से जो कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है वो भी वेरिएबल, मतलब अगर डायरेक्टली वेरी कर रही है तो उसका टोटल डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो वो वेरिएबल है। अनचेंज्ड है तो फिक्स है। सेमी वेरिएबल डेफिनेटली उसका कुछ हिस्सा वेरिएबल है, कुछ फिक्स है, तो उसका क्या ट्रेंड होगा वो फिर अभी हम बात कर लेते हैं। डेफिनेटली इसमें सेमी वेरिएबल के अंदर जो वेरिएबल होगी वो एक्टिविटी के साथ चेंज हो रही होगी, और सेमी वेरिएबल के अंदर जो फिक्स होगी वो चेंज नहीं हो रही होगी। तो उसका ट्रेंड वही है जो हमें पता है, लेकिन अब ओवरऑल कॉस्ट चेंज नहीं हो रही होगी। उस कॉस्ट के अंदर वेरिएबल एक्टिविटी के साथ चेंज हो रही होगी, लेकिन उस कॉस्ट के अंदर जो फिक्स है वो एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं हो रही होगी। और शायद अभी हमने फर्दर ज़रा सेमी वेरिएबल को ही फर्दर डिस्कस करना है। ठीक है प्लीज़। अब रिलेशनशिप वही है, लेकिन सेमी वेरिएबल का सिंपली मतलब ये कि कंबाइन हो गया, दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई। तो अच्छा हो गया आपने जो क्वेश्चन कर दिया, यहीं से हम बात को आगे बढ़ा लेते हैं। एक नेक्स्ट हेडिंग लिखें ज़रा, मेथड्स टू सेग्रीगेट the fixed and variable cost variable cost from semi variable cost। अब हम डिस्कस ये करेंगे यहाँ से ऑनवर्ड्स कि अगर हमें कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, मींस एक ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर पार्शली कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी है, कुछ फिक्स कॉस्ट भी है, तो हम अगर ये फाइंड आउट करना चाहें कि इसके अंदर कितने रुपए फिक्स कॉस्ट के हैं और कितने वेरिएबल कॉस्ट के हैं, तो उसके मेथड्स डिस्कस करने लगे। हम अलग-अलग हम वो तरीके पढ़ने लगे हैं जिन तरीक़ों से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को सेग्रीगेट किया जा सकता है फ्रॉम द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मसलन आपको 1 लाख रुपया दिया हुआ है, और ये 1 लाख रुपया अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो इसके अंदर वेरिएबल कितनी, इसके अंदर फिक्स कितनी है, उसको अलग करने के हम तरीके पढ़ने लगे हैं। बाकी मैं फिगर्स के साथ अभी बात करता हूँ। ये हेडिंग अगर लिख ली आपने तो इसके नीचे 2 लिख लें ज़रा। मेथड्स 2 हैं,
लेकिन एक आपके सिलेबस में नहीं है, उसमें से एक पे ही हम बहस करेंगे, लेकिन मेथड्स के नामों के वाले से दो पता होने चाहिए. देयर आर टू मेथड्स फॉर दिस सेग्रीगेशन. नंबर वन, हाई लो मेथड, एंड नंबर टू एक लीनियर रिग्रेशन मेथड भी है. एक स्टैट्स का मेथड है लीनियर रिग्रेशन मेथड. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सेकंड मेथड है इट इज़ नॉट इन सिलेबस, इसका सिर्फ नाम आपको पता होना चाहिए. इसकी जो डिटेल है वो सिलेबस में नहीं है. हम इसमें से सिर्फ हाई लो मेथड ही डिस्कस करेंगे, उसी की डिटेल आपको पता होनी चाहिए. बहरहाल ये दो मेथड्स किस लिए हैं ये क्लियर रखें. सेमी वेरिएबल कॉस्ट अगर है, मिक्स कॉस्ट है, और आप उसमें से अलग करना चाहते हैं कि वेरिएबल कितनी है और फिक्स कितनी है, तो उसमें से जो आपके सिलेबस का पार्ट है मेथड, वो फिर हाई लो मेथड है. जी नाम अगर लिख लेंगे तो उसके बाद फिर हाई लो मेथड एक दफ़ा दोबारा हेडिंग लिख लेंगे. शायद कभी आपने ये पीआरसी वगैरह में वर्ड्स पढ़े हों, लेकिन अब पुरानी बात होगी, ये भूल गया होगा, तो बिल्कुल ज़ीरो से हम इसे डिस्कस करेंगे ताकि सही कॉन्सेप्ट इसका समझ आ जाए. जी अब मैं वेट कर रहा हूँ, अगर आपने हाई लो मेथड तक हेडिंग लिख ली है तो मुझे बता दीजिएगा. जी एनीबडी राइटिंग? चलिए बेटा, ये जो हाइलो मेथड है इसको समझने के लिए ये क्या है, कुछ फिगर्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो एक छोटी सी एग्जांपल का डाटा ज़रा लिख लें. हाइलो मेथड की डिस्कशन के लिए कुछ फिगर्स एक एग्जांपल फॉर्म में अपने पास लिखा ज़रा, या जस्ट अ मिनट, छोटी सी एक एग्जांपल है, मैं बना देता हूँ फिर आप लिख लीजिएगा. लेट्स अज्यूम जनवरी के महीने में 100 यूनिट्स बने और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई सपोज 1 लाख. फरवरी के महीने में सपोज 200 यूनिट्स बने, या चलें सॉरी कॉस्ट मैं थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ वरना फिगर बिल्कुल सेम हो जाएंगे. सपोज 100 यूनिट्स जब बने तो 3 लाख कॉस्ट आई. 200 यूनिट्स जब बने तो सपोज 4 लाख कॉस्ट आई. मार्च के महीने में, सॉरी जस्ट अ सेकंड, सपोज 300 यूनिट्स बने और 5 लाख रुपीस कॉस्ट आई. एंड लेट्स अज्यूम अप्रैल के महीने में 400 यूनिट्स बने और कॉस्ट 6 लाख रुपीज़ आई. यहाँ तक डाटा ले रहा लिख लें आप. पिछले 4 महीनों का सपोज ये डाटा है, और उन महीनों में जितने यूनिट्स बने और जो उन यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट आई उसकी एक डिटेल सपोज आपको अवेलेबल है. जी जज़ाकल्लाह जी. जी काइंडली सबने लिख लिया? कोई अगर लिख रहा है तो प्लीज़ बता दें. जिन्होंने लिख लिया ठीक है, अगर कोई लिख रहा है तो काइंडली बस वो बता दें. चलें बेटा अब लिखना छोड़ें और सिर्फ समझने पे गौर कीजिएगा. सबसे पहला सवाल, क्या ये 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख टोटल वेरिएबल कॉस्ट है या टोटल फिक्स कॉस्ट है? मुझे ही बात कर लेने दीजिएगा, जस्ट अ सेकंड, जरा कुछ क्वेश्चन फॉर्म में मैं बात करूंगा.
पहले क्वेश्चंस रेज करूंगा, फिर कुछ आंसर्स भी देता हूँ आपसे, फिर फाइनली एक ही दफ़ा रिस्पॉन्स चाहूँगा। देखिए बेटा, यूनिट्स अगर बढ़ रहे थे, यूनिट्स अगर बढ़े हैं 100 से 400 तक हुए हैं, तो कॉस्ट में इंक्रीज आया है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यूनिट्स बढ़ने के बावजूद हर लेवल पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब डेफिनेटली आप नहीं मिटा सकते ना आपने मिटाना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कुछ फिगर्स चेंज कर, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, ये एज इट इज सपोज मैं आपको बताता, तो यकीनन ऊपर हेडिंग लिखी हुई है इन अमाउंट्स के ऊपर, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेकिन अगर यूनिट्स बढ़ रहे हैं लेकिन कॉस्ट अनचेंज्ड है, कॉस्ट अनचेंज्ड है, तो इसका मतलब मैंने आपको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से सिर्फ फिक्स्ड ही बताई है। यूनिट्स बढ़ रहे हैं, कॉस्ट नहीं चेंज हो रही है, तो यकीनन ऊपर हेडिंग है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेकिन वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से मैंने आपको सिर्फ फिक्स ही बताई होगी, वरना अगर एक्टिविटी बढ़ रही है तो कॉस्ट को चेंज होना चाहिए, और अगर वो नहीं हो रही तो फिर ये फिक्स कॉस्ट ही होगी। यहां तक मेरी बात समझ आती है? ठीक है सर। अच्छा, दूसरी चीज, अब मैंने आपको बताई है फिगर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, इसका मतलब ये हुआ कि कम अज कम, अब ये जो मैंने आपको फिगर्स बताई हैं ये 100% फिक्स नहीं है, एक्टिविटी बढ़ रही है, कॉस्ट में भी चेंज आ रहा है, इसका मतलब है कि इस कॉस्ट में, ये कॉस्ट अब 100% फिक्स तो नहीं, अगर ये 100% फिक्स ही होती तो इसका टोटल सेम रहना चाहिए था। तो प्लीज़ ज़रा कंसंट्रेट करना है, बात मेरी यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि आपको जो मैंने फिगर्स बताई हैं वो 100% फिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि एक्टिविटी के बढ़ने से कॉस्ट चेंज हो रही है। जी, यहाँ तक कन्फ्यूजन, यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट, अब अगर एक्टिविटी के लेवल के बढ़ने से, यूनिट्स के बढ़ने से कॉस्ट में चेंज आ रहा है, तो हो सकता है फिर ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैंने आपको सिर्फ वेरिएबल ही बताई हो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पे चेंज होती है ना, तो क्या ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल ही है, एक्टिविटी के साथ चेंज हो रही है? इसको हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं? कैलकुलेटर पकड़ें, हमें ये पता है, दो चीज़ें हमें पता है जो पिछली डिस्कशन हमने की है, कि अगर कोई कॉस्ट फिक्स हो तो उसका टोटल सेम रहता है, और अगर कोई कॉस्ट वेरिएबल हो तो उसका पर यूनिट सेम रहता है। तो ज़रा एक छोटी सी वर्किंग काइंडली करें कैलकुलेटर पे, 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 अगर आप करेंगे तो शायद ये 3000 आ रहा है, प्लीज़ सॉल्व करना है सबने। 4 लाख डिवाइड बाय 200 करेंगे तो ये शायद 2000 आ रहा है। 5 लाख डिवाइड बाय 300, 6 लाख डिवाइड बाय 400, क्या पर यूनिट सेम आ रहा है? प्लीज सॉल्व कर रहे हैं सारे, पर यूनिट सेम आ रहा है। पर यूनिट सेम नहीं आ रहा है, प्लीज सब वर्किंग कर रहे हैं? सॉरी, जस्ट अ सेकंड। जी, फर्स्ट लेवल पे देखें, जनवरी में पर यूनिट कॉस्ट 3000 थी, फिर 2000 हुई एंड अकॉर्डिंगली डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ से बेटा पता ये चला, अब कंसंट्रेशन से मेरी अगली बात सुनिएगा जरा। सबसे पहले हमें इस डिस्कशन से जो मैंने आपके सामने रखी है, पता ये चला है कि ना तो इन अमाउंट्स का टोटल सेम है और ना ही पर यूनिट सेम है। टोटल सेम ना होने का मतलब ये कॉस्ट 100% फिक्स नहीं है, हर लेवल पे पर यूनिट सेम ना होने का मतलब कि ये 100% वेरिएबल भी नहीं है। तो फिर आखिर ये क्या है? उस सब जाने से पहले जस्ट एक मिनट जरा एक काम और करें। लेट्स अज्यूम मैंने जो डाटा लिखा है आपके सामने वो मैं इन फिगर्स की बजाय कुछ ये फिगर्स लिख रहा होता, 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख एंड 12 लाख।
तो 1 मिनट ज़रा काइंडली दोबारा कैलकुलेट करें ज़रा। 3 लाख डिवाइड बाय 100, ये तो 3000 है। ज़रा बाकी लेवल्स पे भी चेक करें। 6 लाख डिवाइड बाय 200, 9 लाख डिवाइड बाय 300, 12 लाख डिवाइड बाय 400। अब हर लेवल पे प्लीज आपका आंसर क्या आ रहा है? 3000 पर यूनिट। अगर ये फिगर्स इस तरीके से होती तो हमें किसी सेग्रीगेशन की जरूरत नहीं है। अगर पर यूनिट सेम आ रहा है तो फिर ये 100% वेरिएबल कॉस्ट ही होगी। अगर अमाउंट्स का टोटल सेम है तो फिर हमें किसी वर्किंग की जरूरत नहीं है, वो 100% फिक्स ही होगी। और अगर पर यूनिट सेम आ रहा है हर लेवल पे तो हमें किसी वर्किंग की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी ही 100% वेरिएबल होगी। लेकिन मैंने जो आपको फिगर्स दी हैं उनमें ना तो टोटल सेम है और ना ही पर यूनिट सेम है, तो इसका मतलब ना तो वो 100% फिक्स है ना ही 100% वेरिएबल है। देयरफॉर वो जो डाटा मैंने आपके सामने लिखा है, क्या ये सबको अब पता चल गया है कि मैंने आपके सामने सेमी वेरिएबल कॉस्ट लिखी है? हम किसी सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे पहचान सकते हैं? अगर डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे ना तो टोटल सेम है और ना ही पर यूनिट सेम आ रहा है, तो ये सिंपली किस चीज़ की इंडिकेशन है कि ना ये कॉस्ट 100% फिक्स है ना ये 100% वेरिएबल है। और अगर ये ना 100% फिक्स है ना 100% वेरिएबल है तो फिर ये क्या है? फिर ये सेमी वेरिएबल ही होगी। मेरी इस कंक्लूजन को सबने अंडरस्टैंड प्लीज कर लिया है कि क्या बात की आपके सामने मैंने? तो सबसे पहले ये जो डाटा आपने लिखा है इसके नीचे एक सेंटेंस लिखें। दिस कॉस्ट इज, दिस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज neither 100% variable because per unit is not same, nor 100% fixed because total is not same, neither 100% variable nor 100% fixed, therefore it is सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और अब अगर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो इंशाल्लाह फिर अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर से वेरिएबल और फिक्स को कैसे अलहदा किया जा सकता है बाय यूजिंग द हाई लो मेथड। जी यहाँ तक जो मैंने बातें भी की हैं, कुछ लिखा भी आपके सामने, आप नोट भी करें। लेकिन अगर कोई मेरी बात में कन्फ्यूजन रह गई है तो प्लीज़ काइंडली ज़रूर पूछ के रिजॉल्व करें। जी वेटिंग फ्रॉम योर साइड, अगर नोट कर लिया प्लीज़। एनीबडी हैज़ अ प्रॉब्लम? तो किसी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को पहचानने का तरीका क्या होगा कि ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है? अगर हमें डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे टोटल सेम नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये फिक्स ही है। और अगर डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे पर यूनिट सेम आ रहा है तो इसका मतलब फिर ये 100% वेरिएबल ही है। और अगर ना टोटल सेम आ रहा है ना पर यूनिट सेम आ रहा है तो इसका मतलब फिर ये सेमी वेरिएबल है। और फिर अगर हमें ज़रूरत पड़े तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट किया जा सकता है कि इसके अंदर फिक्स और वेरिएबल कितना है, बाय यूजिंग द मेथड हाई लो। जी अब रेडी हैं जी। अब हम ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हाई लो मेथड अडॉप्ट करके सेग्रीगेट करना चाह रहे हैं। जी शुरू करूं? अच्छा मैं कुछ समझाने के लिए चीज़ें आपके सामने लिखूंगा। थैंक यू जी।
अभी आपने प्लीज़ लिखने की कोई जल्दी नहीं करनी, बात बिल्कुल सिंपल ही है। इंशाल्लाह अगर आप कंसंट्रेट करेंगे कोई इशू नहीं है। तो मैं अब इस एग्जांपल का आंसर बनाने लगा हूँ, सेग्रीगेशन करने लगा हूँ। और आंसर बनाते हुए मैं हाई लो मेथड कैसे अप्लाई होता है उसको पहले डिस्कस करूँगा, लिखूँगा। समझाने के लिए बहुत कुछ शायद इधर उधर अज्यूम भी करूँ। तो आप लोग प्लीज़ पहले गौर से सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, फिर आप ही नोट कीजिएगा उसी तरतीब से मैं लिख रहा हूँ जिस तरतीब में आपने लिखना है। तो हाई लो मेथड से अब हम सेग्रीगेशन करने लगे हैं जी। हाई लो के अगर वर्ड में हम गौर करें तो हाई लो मेथड का मतलब होता है, जिस तरह ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, पहला स्टेप इसमें ये होता है कि सबसे पहले आपने ये करना है, सेलेक्ट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। ये जो स्टेप्स मैं बोल रहा हूँ ये कहीं लिखे भी आपको नोट्स वगैरह में मिल जाएंगे, तो वो इंशाल्लाह वहाँ से पढ़ लेंगे, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जो मैं स्टेप्स बोलता जाऊँ वो काइंडली ज़रा थोड़ा सा आप भी रिपीट कर लीजिएगा ताकि ज़रा जहन में बैठना शुरू हो जाए। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सेलेक्ट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। पहला और आखिरी नहीं उठाना है, हमारे इस डेटा में ज़रा सिंपल सा है। हाईएस्ट जो है वो सबसे नीचे आ रहा है, लोएस्ट सबसे ऊपर है, लेकिन ये रैंडम भी हो सकता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सेलेक्ट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल, और उसके सामने उसकी रेलिवेंट कॉस्ट लिख लें। तो 400 यूनिट्स जब बने तो टोटल खर्चा 6 लाख हुआ, और एक 100 यूनिट्स जब बने तो टोटल कॉस्ट 3 लाख रुपीज़ आई। ये मैंने सेलेक्ट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल का पहला स्टेप कर लिया। एनी कन्फ्यूजन? बात मेरी समझ आ गई सही? लिखने की जल्दी ना भी करें, लिखना लिखना आप नहीं है, आपके लिए लिख रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आसान सी कुछ बातें पहले सुन लें। तो व्हाट इज द फर्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल को सिलेक्ट कर लें। अगर ये रैंडम होगा तो हम रैंडम ढूंढ लिया करेंगे, ज़रूरी नहीं कि पहला और आखिरी ही हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल हुआ करे। जब ये हो जाएगा पहला स्टेप, तो दूसरा काम आपने ये करना है, टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ द यूनिट्स एंड रुपीज, विच मीन्स 400 माइनस 100, 300 यूनिट्स, और 6 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 3 लाख रुपए। सिंपली मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया है, यूनिट्स का भी डिफरेंस ले लिया है और रुपीस का भी डिफरेंस ले लिया है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सेलेक्ट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ द लेवल्स इन टर्म्स ऑफ बोथ द यूनिट्स एंड रुपीस। ठीक है जी, चलो आगे। देन सर, अब बेटा ये जो हमारे सामने फिगर्स आई हैं, इन्हीं फिगर्स को अगर हमने गौर से देखा तो हमें सारा कॉन्सेप्ट हाइलो मेथड का समझ आ जाना है। सेंटेंस मेरा गौर से सुने, शायद इसको लिख भी लेना चाहिए, लेकिन पहले गौर से सुने। जब यूनिट्स में 100 से 400 का इंक्रीज आया, इन अदर वर्ड्स जब यूनिट्स में 100 से 400 यूनिट्स में 300 यूनिट्स का इंक्रीज आया, तो कॉस्ट में 3 लाख रुपए का इंक्रीज आया, फ्रॉम 3 लाख टू 6 लाख। 300 यूनिट्स बढ़ने की वजह से, 100 से 400 यूनिट्स होने की वजह से जो 300 यूनिट्स का इंक्रीज आया, उस इंक्रीज की वजह से कॉस्ट में भी 3 लाख रुपए का इंक्रीज आया। मेरा ये सेंटेंस सबको समझ आया? सौ से 400 यूनिट्स हुए, 300 यूनिट्स का इजाफा हुआ। तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन कॉस्ट 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपया हुई, विच मीन्स कॉस्ट में 3 लाख रुपए का इजाफा हो गया। अब वो कौन सी कॉस्ट होती है जो एक्टिविटी के बढ़ने की वजह से बढ़ती है? एक आंसर मुझे देना, आपने एब्रीविएशन लिख दीजिएगा, वी एफ या एस मीन सेमी वेरिएबल। वो कौन सी कॉस्ट होती है जो एक्टिविटी के बढ़ने की वजह से बढ़ती है? जी सबकी पार्टिसिपेशन काइंडली अगर हो जाए प्लीज, सबकी अगर हो जाए। जी वो कौन सी कॉस्ट है जो एक्टिविटी लेवल के बढ़ने की वजह से बढ़ती है? उसी कॉस्ट का नाम वेरिएबल कॉस्ट होता है। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये 3 लाख रुपया 300 यूनिट्स बनाने की 100% वेरिएबल कॉस्ट है? जी प्लीज, फिर पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है, यस नो में एटलीस्ट।
प्लीज़ प्लीज़ इन्वॉल्व रहें, मुझे भी आइडिया देते रहें मैं बात समझ आ पा रहा हूँ या नहीं। क्या ये 3 लाख रुपए का इंक्रीज 300 यूनिट्स के बढ़ने की वजह से हुआ है? 300 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़े तो 3 लाख रुपया कॉस्ट में इंक्रीज आया। इज दिस इंक्रीज इन कॉस्ट is this increase in cost reflecting 100% variable cost of 300 units? D please. ये बीच में मैंने वर्ड बोलना शुरू किया हुआ है जी, जज़ाकल्लाह। 100% वेरिएबल, इसको जरा मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम फर्दर अंडरस्टैंड कर लें जो मैं कहना चाह रहा हूं। 300 यूनिट्स बढ़ने से कॉस्ट में 3 लाख रुपीस का इंक्रीज आया है, ये हमारी वर्किंग कहती है। क्या ये इंक्रीज यूनिट्स के इंक्रीज की वजह से है? यस। और क्या यूनिट्स के इंक्रीज की वजह से जो कॉस्ट इंक्रीज होती है वो वेरिएबल होती है? जी यस। लेकिन क्या ये 100% वेरिएबल है? जी यस। लेकिन आए ज़रा थोड़ा सा और कंफर्म कर लें, अपने आप को ज़रा तसल्ली दे दें। लेकिन बेटा अभी हमें नहीं पता, वो तो हम कर रहे हैं वर्किंग, कि इस 6 लाख रुपए के अंदर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, 6 लाख भी और ये 3 लाख भी, वो तो डिफरेंस हमने लिए। हमें नहीं अभी पता कि इनके अंदर फिक्स कितनी है और वेरिएबल कितनी है, वो तो हम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अ डिस्कशन, मैं कुछ फिगर्स अज्यूम करके आपके सामने वर्किंग करता हूँ, ताकि मैं ये समझा सकूँ कि ये जो 3 लाख रुपए का डिफरेंस है ये 100% वेरिएबल ही है। हो सकता है कुछ लोगों को बात समझ आ गई हो, लेकिन मैं ज़रा फर्दर एम्फोसाइज करना चाहता हूँ ताकि अगर कोई एम्बिगुइटी रह भी गई है तो वो क्लियर हो जाए। अच्छा, ये मुझे ज़रा काइंडली बता दें, क्योंकि हो सकता है थोड़ी देर पहले बात हुई, ये ना हो कि यही जेहन से निकल गया हो। ये सबको पता है ये जो 6 लाख और 3 लाख मैंने लिखा है 400 के सामने और 100 के सामने, ये ऊपर से डेफिनेटली लिखा है, क्या ये कंफर्म है, अभी भी जहन में है कि ये वेरिएबल कॉस्ट है? तो सॉरी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, सॉरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ये अभी भी याद है कि ये ऊपर जो फिगर्स थी ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी, ना ही 100% फिक्स थी, ना ही 100% वेरिएबल थी। ये अभी भी जहन में है सबके? और सेमी वेरिएबल मीन्स इसमें फिक्स भी है और वेरिएबल भी है, और अभी हमें नहीं पता कि इनके अंदर फिक्स कितनी है और वेरिएबल कितनी है। तो आए जस्ट फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन हम एक सेग्रीगेशन करके देखते हैं। ये टोटल था, आप नहीं लिखें, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। देखिए फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम, अभी हमें फाइनल नहीं पता, फाइनल तो अभी हम करने लगे हैं, कि 6 लाख रुपए के अंदर लेट अस अज्यूम सपोज 1 लाख फिक्स कॉस्ट है। 6 लाख में 1 लाख फिक्स कॉस्ट है, और ऑब्वियसली इसका मतलब 5 लाख फिर वेरिएबल कॉस्ट है। ये है नहीं, मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूं। सपोज 1 लाख रुपया फिक्स कॉस्ट है इस 6 लाख में, तो बाकी फिर इसका मतलब 5 लाख वेरिएबल होगा। यहां तक क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहिएगा जरा साथ साथ। जी आगे सोचे। अब बेटा अगर फिक्स कॉस्ट 1 लाख है तो क्या यही टोटल 3 लाख में भी होगा? फिक्स कॉस्ट का टोटल तो अनचेंज रहेगा। तो अगर 1 लाख फिक्स कॉस्ट 6 लाख में है तो 3 लाख में भी क्या 1 लाख ही फिक्स कॉस्ट होगी? सोच लें, क्या एक्टिविटी के चेंज होने से फिक्स कॉस्ट तो नहीं बढ़ी होगी? जी हरगिज नहीं, वो तो एक्टिविटी के चेंज होने से नहीं बढ़ती, उसका तो टोटल सेम रहता है। तो इट मीन्स फिर 3 लाख में वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख हो। 3 लाख माइनस 1 लाख 2 लाख। अगर 1 लाख फिक्स कॉस्ट है 6 लाख में, तो फिक्स कॉस्ट का टोटल तो सेम ही 3 लाख में भी होगा, और देयर फॉर बैलेंसिंग फिगर्स वेरिएबल कॉस्ट होंगी। आप यहां तक ओके है? विच मीन्स, अब यहां से मेरी कंक्लूजन गौर से सुने, विच मीन्स अगर एक्टिविटी बढ़ी है तो फिक्स कॉस्ट के टोटल में चेंज नहीं आया होगा, एक्टिविटी के बढ़ने से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में 3 लाख का चेंज आया होगा, 5 लाख माइनस 2 लाख, और वो 3 लाख सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही का इजाफा आपको यहां भी नजर आ रहा है। 6 लाख के अंदर जितनी फिक्स कॉस्ट होगी उतनी ही 3 लाख के अंदर भी है, तो उनका तो डिफरेंस नहीं आ रहा होगा।
डिफरेंस सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने की वजह से आ रहा होगा। मैंने ये जो वर्किंग की है इसका जस्ट मकसद ये है कि ये जो 3 लाख रुपया है, ये 3 लाख रुपया 300 इजाफी यूनिट्स की 100% वेरिएबल कॉस्ट है। ये मैं जरा अपनी इस फर्दर वर्किंग में समझाना चाहता हूँ। तो ये मेरी बात समझ आती है कि दिस डिफरेंस ऑफ 3 लाख इज purely 100% variable because this has increased because of increase in number of units। कुछ यहां तक क्लियर है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज सारे। लेकिन इससे पहले कि हम किसी और एग्जांपल की तरफ जाएं, अब आप कह सकते हैं जी ये तो 1 लाख की वजह से ऐसे हो रहा है शायद, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स रहें जरा। हमें नहीं पता अभी फिक्स कॉस्ट कितनी है, लेकिन हमें ये पता है कि उसका टोटल सेम ही होगा। लेट्स अज्यूम फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख है 6 लाख में, तो डेफिनेटली फिर वेरिएबल कॉस्ट प्लीज कैलकुलेट करते रहिएगा कि जरूरत पड़े। 6 लाख माइनस 1,50,000 450 होगी। अगर 1.5 लाख फिक्स कॉस्ट है तो फिर 3 लाख में भी 1.5 लाख फिक्स कॉस्ट का टोटल तो सेम ही होगा, लेकिन फिर वेरिएबल कॉस्ट 1,50,000 होगी इस 3 लाख में। 3 लाख माइनस 1.5 लाख। मेरी ये सेग्रीगेशन ठीक है? मेरी ये सेग्रीगेशन फिर ठीक है? सपोज अगर 1.5 लाख फिक्स कॉस्ट है तो इन दैट केस भी, बट अगर आप गौर से देखें तो यूनिट्स के बढ़ने से कॉस्ट में तो इंक्रीज आया है, लेकिन वंस अगेन फिक्स कॉस्ट के बढ़ने की वजह से तो इंक्रीज नहीं आया होगा। वो इंक्रीज सिर्फ 4,50,000 माइनस 1,50,000, 3 लाख रुपीज जो इंक्रीज आया है वो 100% वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 300 यूनिट्स की रिफ्लेक्शन नजर आ रही होगी। बात कुछ अब मेरी समझ आ गई है सबको? एक मैं सेंटेंस लिखना चाह रहा हूँ, वो मैं जरा सेंटेंस लिख दूँ, फिर आप फाइनल जरा रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, उसका मतलब है लिखते हुए हाईलाइट भी कर दूँ। द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल is 100% variable cost of, yeah, is 100% variable cost. The difference between highest and lowest activity level, the difference between cost of highest and lowest activity level is 100% variable cost because it is increased because of, क्या होता जाता है यार, ये अभी जी ऑनलाइन सर सॉरी, बीच में शायद स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम आया था, इस वक्त मेरा ख्याल है इसके शायद दोबारा सही शेयर होगी। डिफरेंस बिटवीन cost at highest and lowest activity level is 100% variable cost because it is increased as a result of increase in activity level। जी यहाँ तक मैं अज्यूम करने लगा हूँ कि मेरी बात आपको समझ आ गई है। आप भी यहाँ तक नोट कर लें, ये जो मैंने आगे लिखा है ये जस्ट
समझाने के लिए आपको आगे ये एक एज्यूम करके 1.5 लाख और 1 लाख 1 लाख एज्यूम करके लिखा था। अब इसको अगर आपने लिखना है तो ओके है, लेकिन ये एज्यूम्ड है। अभी हमें नहीं पता फिक्स कितना है, वो तो हम निकालने लगे हैं वेरिएबल कितना है, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि ये जो 3 लाख का डिफरेंस है, 3 लाख का जो इंक्रीज आया है कॉस्ट में, हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट में जो इंक्रीज आया है, जो डिफरेंस आया है, ये प्योरली 100% वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि ये यूनिट्स के बढ़ने की वजह से खर्चा बढ़ा हुआ है। ठीक है प्लीज़, तो अब इसको आप यहाँ तक नोट कर लें। मेरी यहाँ तक की डिस्कशन में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली वो भी बता दें। जी मैं वेट भी कर रहा हूँ आपका, यहाँ तक ज़रा नोट कर लें। जी अगर नोट कर लेंगे तो प्लीज़ काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी नोट हो गया प्लीज़, कोई लिख तो नहीं रहा? चलें बेटा, पहले अगली बात भी गौर से सुने। लेट्स ट्राई टू वाइंड अप, सारी बहस कंप्लीट करते हैं। अगर बेटा अब हम इस रिजल्ट पे पहुंच गए हैं, इस डिसीजन पे पहुंच गए हैं कि ये जो डिफरेंस है ये 100% वेरिएबल कॉस्ट है, तो यहाँ से फिर एक काम हो सकता है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ सकती है। कंसंट्रेट ज़रा कीजिएगा फुल ज़रा। हमारी इस कंक्लूजन की वजह से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट अब हम निकालने की पोजीशन में आ गए हैं। कैसे? अगर हम ये डिफरेंस ले लें, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, और उसको डिवाइड कर दें डिफरेंस इन यूनिट्स। अगर ये 3 लाख 100% वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स है, तो 3 लाख डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल, तो यहां से हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा? 1000 रुपीज़ क्या कैलकुलेट हो जाएगा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। वर्किंग मेरी समझ आई है? डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट एंड डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल को हम डिवाइड करके 1000 रुपीज़ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। ये 1000 ही शायद बनता है, 3 लाख डिवाइड बाय 300। वर्किंग समझ आ गई प्लीज़? दिस इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 300 यूनिट्स, तो वहां से फिर हम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है प्लीज? एनी कंफ्यूजन?
और अब ये बड़ा हमें पता है कि पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट है ये हर जगह पे हर एक्टिविटी लेवल पे इसका पर यूनिट अब सेम रहना है। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है और फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है। तो अब अगर हमें पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई है तो नेक्स्ट हम एक काम कर सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट निकाल लें। कैसे? अब फुल कंसंट्रेट कीजिएगा जरा। करना ये होता है कि जब ये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाए तो फिर आपने कोई भी सिलेक्टेड लेवल हाईएस्ट भी ले सकते हैं और लोएस्ट भी ले सकते हैं। दोनों में इंशाल्लाह आंसर सेम आएगा। मैं इस वक्त वर्किंग करते हुए फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, दोनों पे कर दूंगा, लेकिन ये दोनों पे ज़रूरी नहीं होता है। जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी तो आप हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल में वो पुट करके देख लें तो भी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, और लोएस्ट में भी पुट करके देख लें तो आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। मैं इस वक्त दोनों से करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, जो 400 यूनिट्स थे उनकी टोटल कॉस्ट थी 6 लाख। ठीक है, ये डाटा मैंने ऊपर से जो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल का था वो एज इट इज उठा लिया। हमें अब पता चल गया है कि 1000 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। इट मीन्स अगर हम 400 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दें तो 400 यूनिट्स की हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ सकती है। ये क्या थी? 6 लाख क्या है? ये टोटल कॉस्ट है। यूनिट्स आगे, यूनिट से 400 और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट अब हमें पता चल गई है कि वो 1000 है। तो हम 400 मल्टीप्लाई बाय 1000 करके 4 लाख क्या निकाल लिया हमने? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ आ रही है प्लीज? और अब अगर 6 लाख टोटल कॉस्ट है, 4 लाख टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो क्या हम कह सकते हैं कि 2 लाख रुपया फिर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट कर गए हैं। 6 लाख वेरिएबल और फिक्स का कॉम्बिनेशन था। हमने पहले वेरिएबल निकाल लिया और एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे टोटल फिक्स कॉस्ट सामने आ गई। मेरी ये वर्किंग प्लीज समझ आइए, लिखने की जल्दी ना करें, आपके लिए है, लिख लीजिएगा। जब वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट आ गया तो आप कोई भी सिलेक्टेड लेवल जो अभी हाईएस्ट है या लोएस्ट है उसको उठा के अकॉर्डिंगली वर्किंग कर लें। तो मैंने इस वक्त आपके सामने हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे ये वर्किंग करके दिखाई है। एनी कन्फ्यूजन प्लीज? लेकिन बेटा जस्ट अ मिनट, मैं एक वर्किंग जरा और कर दूं, फिर उसके बाद आप सारा नोट कर लीजिएगा। हम ऑल्टरनेटिवली 400 की बजाय 100 यूनिट्स के एक्टिविटी लेवल पे भी ये वर्किंग करके टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढ सकते थे। आंसर इंशाल्लाह फिक्स कॉस्ट का सेम ही आना चाहिए। कैसे? 100 यूनिट्स जब बने तो फिर टोटल कॉस्ट 3 लाख रुपया आ रही थी। 100 यूनिट्स की हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? 1000 पर यूनिट हमें कैलकुलेट हो गया हुआ है, तो वो हमारे पास अवेलेबल है। 100 यूनिट्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख रुपया बन जाएगी। और अब मैं अगर 3 लाख टोटल कॉस्ट और 1 लाख टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से को 3 लाख का और 1 लाख का डिफरेंस ले लूँ तो ये फिर 2 लाख वही टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और फिक्स कॉस्ट का जो टोटल है वो एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं होगा, वो इंशाल्लाह सेम ही आएगा। दोनों तरह से वर्किंग पॉसिबल है। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल में भी हो सकता है, लोएस्ट में भी। दोनों में करना टाइम वेस्टिंग होता है। किसी लेवल पे भी किया जा सकता है। नॉर्मली शायद हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे आप देखेंगे कि अक्सर किया हुआ होगा। आई होप कि यहाँ तक बात समझ आ गई है। यहाँ तक ज़रा नोट कर लें, फिर बस मैंने एक छोटी सी आखिरी बात आपके सामने रखनी है। प्रॉपर एक्सप्लेन कर लीजिएगा। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट का टोटल एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज नहीं होता है। ये जो छोटे छोटे हमने कुछ पॉइंट्स फाइनल किए हैं इनको जहन में अब रखने की ज़रूरत है।
जी वेटिंग फ्रॉम योर साइड, अगर नोट कर लिया होगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा। जी कोई साहब लिख तो नहीं रहे? चलें, एक आखिरी चीज़ में से सुने और उसका भी मैं सिर्फ आइडिया देता हूँ, फिर आप बताइएगा। अब ये बेटा जो वेरिएबल कॉस्ट आई थी, ये तो मैंने लिखा है पर यूनिट। उसकी वजह ये है कि ये 300 यूनिट्स है, 400 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, तो 300 पर यूनिट मेरा आंसर आ गया, डिवाइड बाय यूनिट्स। ठीक है, पर यूनिट, एक यूनिट। अब ये जो 2 लाख है, ये क्या है? ये भी पर यूनिट है? आपका क्या ख्याल है? जरा एक मिनट आइडिया दिया जरा, ये 2 लाख जो हमने फिक्स कॉस्ट निकाली, प्लीज यस नो। हाँ ये टोटल तो बेटा है, लेकिन ये टोटल क्या है? टोटल पर यूनिट है। हाँ जी बिल्कुल, ये पर यूनिट नहीं है। अब मेरी बात जरा कंसंट्रेशन सुनिएगा नेक्स्ट जरा, ये पर यूनिट नहीं है, ये क्या है? फुल कंसंट्रेट। जरा देखिए ये 6 लाख क्या है, अपना उधर ऊपर वाला डाटा भी जरा गौर से साथ साथ देखिएगा। 6 लाख खर्चा आया था अप्रैल के महीने में 400 यूनिट्स को बनाने में। 400 यूनिट्स को बनाने में 6 लाख रुपया अप्रैल का खर्चा आया था। जी ठीक है बेटा, जस्ट एक मिनट। अप्रैल के महीने में 400 यूनिट्स को बनाने की टोटल कॉस्ट थी 4 लाख। क्या है उसके नीचे? अप्रैल के महीने में जब 400 यूनिट्स बनाए तो उन 400 यूनिट्स की 4 लाख वेरिएबल कॉस्ट थी, और 2 लाख फिर क्या है? अप्रैल के महीने की 2 लाख फिक्स कॉस्ट है। सिमिलरली ये 3 लाख क्या है? ये जनवरी के महीने की 3 लाख मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 यूनिट्स बनाने की। जनवरी के महीने में वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख है नीचे, और जनवरी के महीने की फिक्स कॉस्ट 2 लाख है। अब फिक्स कॉस्ट का टोटल जो है वो हर मंथ सेम रहेगा। तो ये क्योंकि मंथली डाटा हमें दिया हुआ है, तो ये हमने मंथली फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट की है, विच मीन्स आप लोग सही कह रहे हैं, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट पर मंथ है। ये बात मेरी कुछ समझ आ रही है जो मैं पर मंथ लिख रहा हूं? लेकिन जस्ट 1 मिनट के लिए एक ऑल्टरनेटिवली जरा अगर मैं बात करूं, फुल कंसंट्रेट जरा। मैंने जो ओरिजिनल डाटा आपके सामने लिखा था, वहां मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वर्ड यूज किए थे। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च की बजाय लेट्स अज्यूम आपसे कहूँ कि 2021 में, 2022 में, 2023 वाले साल में और 2024 वाले साल में, इन सालों में पहले 100 यूनिट्स बने, फिर 200 बने, 300 बने, 400 बने, और अकॉर्डिंगली इतना इतना खर्चा आया, तो इसका मतलब ये हुआ ये फिर पर एनम कॉस्ट है। तो उस केस में अगर ये एनुअल डाटा होता तो जो फिक्स कॉस्ट है वो पर मंथ ना होती, वो पर एनम कैलकुलेट होती। कुछ बात मेरी फॉलो कर रहे हैं प्लीज सब लोग? ये बात मेरी समझ आ रही बेटा प्लीज? इसी तरह अब फुल कंसंट्रेट जरा आखिरी चीज, अगर ये मैंने आपको ना मंथ्स बताए होते ना ईयर्स बताए होते, बल्कि मैंने ये लिखा होता है फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में 100 यूनिट्स बने, फिर दूसरे क्वार्टर में, क्वार्टर मीन्स 3 3 महीनों में, तो अगर ये मैंने क्वार्टरली आपको डाटा दिया होता तो फिर आपके पास ये फिक्स कॉस्ट पर क्वार्टर कैलकुलेट होती। इन अदर वर्ड्स, अब मेरे जरा फाइनल जरा वर्ड सुने, इन अदर वर्ड्स फुल कंसंट्रेट, ये जो फिक्स कॉस्ट होती है ये पर पीरियड कैलकुलेट हो रही होती है इस फार्मूले से। हाइलो मेथड से जो फिक्स कॉस्ट होती है ये पर पीरियड कैलकुलेट हो रही होती है, और हमें क्या पता चलेगा वो पीरियड मंथली है, क्वार्टरली है, एनुअल है? वो हमें क्वेश्चन देख के पता चला करेगा। अगर डाटा मंथली है तो ये फिर पर मंथ है, पर मंथ फिक्स कॉस्ट है। डाटा एनुअल है तो पर एनम है, पर क्वार्टर है तो पर क्वार्टर भी आंसर आ सकता है। मैंने अपने आंसर के साथ पर मंथ क्यों लिखा है? क्योंकि हमें मंथली डाटा दिया हुआ है।
ये बात मेरी प्लीज फाइनली सबको समझ आ गई है? आप भी कहीं नोट कर लें। एक और छोटी सी चीज नोट हो गया जी प्लीज, पर मंथ एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? एक और छोटी सी चीज देखें। अब मैंने आपसे जब रीजनली ये डाटा डिस्कस किया तो मैं उसी पे वापस आ जाता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च, और डेफिनेटली आप लोग ये काट काट के नहीं लिख सकेंगे और ना ही आपको ज़रूरत है। मैं इनिशियली कुछ आइडिया दे रहा हूँ, बाकी अभी इंशाल्लाह प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, अभी आज तो शायद नहीं लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन भी एक आध करते हैं ताकि बात ज़रा सही तरह एम्फोसाइज हो जाए। लेकिन एक आखिरी चीज़ इस डाटा से आज की, मैंने आपके सामने जब ये इन्फॉर्मेशन लिखी तो मैंने आपसे कहा कि सपोज जनवरी के महीने में 100 यूनिट्स बने, मैंने यूनिट्स का डाटा दिया। लेकिन सपोज मैं आपको ये कहता कि जनवरी के महीने में 100 आवर्स काम हुआ और 3 लाख खर्चा हुआ, 200 घंटे काम हुआ, 300 घंटे काम हुआ, 400 घंटे एम्प्लॉयज ने काम किया और इतना इतना खर्चा हुआ। यूनिट्स की बजाय अगर मैं आवर्स दे देता आपको तो कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम रहता। लेकिन जब हम ये वाली वर्किंग कर रहे होते वेरिएबल कॉस्ट वाली, तो 300 जो डिफरेंस है, फिर बेटा ये यूनिट्स नहीं है। अगर 400 और 100 घंटे आवर्स हैं तो फिर ये 300 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है। फिर जब मैं ये 1000 एज इट इज सॉल्व होना था, फिगर तो सेम ही रहनी थी, लेकिन 1000 जो था ये पर यूनिट ना कहता। आप बताएंगे फिर पर यूनिट की बजाय क्या लिखता मैं? पर यूनिट की बजाय फिर मैं क्या लिखता? प्लीज 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 थोड़ा सा इन्वॉल्व प्लीज। फिर क्योंकि 300 जो बेस में लिखा है वो यूनिट्स की बजाय आवर्स होते, तो मेरा आंसर पर यूनिट नहीं फिर पर आर होता। इन अदर वर्ड्स इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट का आंसर पर यूनिट है, पर आर है, वगैरह वगैरह भी और भी चीज़ें इंशाल्लाह सामने आएंगी। हमें ये भी डाटा देख के पता चलेगा, अगर डाटा यूनिट्स का है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट होगी, डाटा आवर्स का है तो वेरिएबल कॉस्ट पर आर कैलकुलेट होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी फिक्स कॉस्ट पर मंथ है, पर एनम है, वो भी डाटा देख के पता चलेगा। अगर हमारे पास एनुअल डाटा है तो फिक्स कॉस्ट पर एनम कैलकुलेट होगी, मंथली डाटा है तो पर मंथ कैलकुलेट होगी। इन अदर वर्ड्स, अब मेरे आखिरी वर्ड जरा ध्यान से अगर सुनेंगे तो बात बिल्कुल फाइनल होने लगी है। वेरिएबल कॉस्ट हाइलो मेथड से वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल कैलकुलेट होती है, और एक्टिविटी लेवल कैन बी यूनिट्स और आवर्स, और फिक्स कॉस्ट जो है वो पर पीरियड कैलकुलेट होती है, जो मंथली क्वार्टरली एनुअली हो सकती है। आए इस बात को बस एक सेंटेंस के तौर पे लिख लें, बाकी यही बात इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं स्टार्ट करके एक क्वेश्चन भी करेंगे। इन हाइलो मेथड वेरिएबल कॉस्ट is calculated पर एक्टिविटी लेवल। बाय डिफॉल्ट ठीक है, एक्टिविटी लेवल को हम यूनिट समझ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा बड़े हो ही गए हम, तो फॉर एग्जांपल यूनिट्स और आवर्स एंड फिक्स कॉस्ट इज कैलकुलेटेड पर पीरियड, एंड पर पीरियड मींस फॉर एग्जांपल मंथली पीरियड भी हो सकता है, मंथली और एनुअली एक्सेट्रा, क्वार्टरली वगैरह। तो हाइलो मेथड से वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल और फिक्स कॉस्ट पर पीरियड कैलकुलेट होती है। बाद में हम डेफिनेटली उसकी बेस पे फर्दर वर्किंग्स भी कर सकते हैं, जो इंशाल्लाह कल फिर डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ तक जो बात आज हो सकी है, एक काइंडली फाइनली ज़रा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि कोई कन्फ्यूजन लेके तो नहीं घर जा रहे हैं।
जी मोहम्मद अहमद साहब, आपका एक क्वेश्चन था वो कल वाले सवाल के हवाले से। तो वो डेफिनेटली थाउजेंड्स में जो डाटा था, पहले जो थाउजेंड्स का डाटा था वो लिखते हुए ज़रा रुपीज़ इन थाउजेंड में राउंड ऑफ करके लिखा हुआ। तो 26100000 जो आंसर था वो जब थाउजेंड्स में लिखेंगे तो 2610 रह जाएगा। ठीक है प्लीज़, थाउजेंड्स में आंसर सॉल्व हुआ हुआ है क्योंकि क्वेश्चन का मेजर डाटा थाउजेंड्स में था। चलिए, आज कोई ख़ास होमवर्क नहीं है, आपसे बस रिक्वेस्ट ये है कि जो एक दो दिनों में हमने पढ़ा है इसको काइंडली रिवाइज कर लीजिएगा। कल हम ये हाइलो मेथड थोड़ा सा और कंप्लीट करके मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह हमारे पास टाइम बच जाएगा, तो हम अपने एक पहले मेन टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता आगे दोबारा यूज़ होना है। तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए ज़रा प्लीज़ आज थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है जी, प्लीज़। एनी कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन लेके तो नहीं प्लीज़ यार। ये बुक्स के हवाले से बेटा जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको खुद बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स की ज़रूरत है। तो अभी मेरा ख्याल है चंद दिन हम विदाउट एनी बुक ही बात कर सकते हैं। फ़िलहाल जो हम पढ़ रहे हैं उसका आपके साथ पीडीएफ शेयर्ड है। तो मेरा ख्याल है बुक्स की बात अभी मंडे से देखते हैं कि अब तक बुक्स कैसे पहुंचेंगी। फिर आई कैप की बुक्स भी अगर लेनी है तो फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह बुक की बात करते हैं मंडे से। लेकिन कल बहरहाल इसका मतलब ये नहीं कि कल हमने आना नहीं है। इंशाल्लाह कल क्लास अपने टाइम पे होगी और इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज़। तो